हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। चलिए, पंचायती राज के आज इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अध्याय 14 क। अध्याय 14 का अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध, धारा 129 क से लेकर 129 च तक। देखिए, अगर पंचायती राज के क्लास है ना, पंचायती राज क्लास हम लोग एडीओ के लिए चला रहे हैं, परंतु याद रखना यही जो अध्याय है, इसी अध्याय से सीजीपीएससी एसीएफ के भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस बात को भूल जाइए कि पंचायती राज केवल एडीओ में पूछा जाता है। पंचायती राज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, संविधान है। चलिए, आज हम लोग अध्याय 14 क देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध। देखिए, धारा 129 का, धारा 129 का जिसमें लिखा गया है परिभाषाएं। परिभाषा में पहला है ग्राम सभा। इसको अपन जो अपना इसमें क और इसमें ख लिखा गया है, ठीक है। तो क्या है, पहला ग्राम सभा। ग्राम सभा किससे बनता है? निर्वाचक नामावली से। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का मतलब होता है, ग्राम सभा का मतलब होता है कि वे सभी सदस्य जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, वो क्या होंगे, ग्राम सभा, या वे मिलकर क्या करेंगे, ग्राम सभा का निर्माण करेंगे। इससे पहले ग्राम सभा की और 2-3 डेफिनेशन पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं, एक बार उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम। नेक्स्ट आपका ग्राम। ग्राम का तात्पर्य देखिएगा, इसको अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा ग्राम, अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतः आवास या आवासों का समूह। फिर से देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतः आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा, ठीक है। मतलब आवास या गांव, आवासों का समूह या गांवों का समूह जिसमें समुदाय समाविष्ट होंगे, मतलब जिसमें समुदाय निवासरत होंगे और परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपना कार्यकलाप का प्रबंधन करता है। मतलब अगर एक लाइन में देखा जाए तो ऐसे गांव या गांव का समूह, ऐसे समुदाय या समुदाय का समूह जो एक ऐसे गांव या गांव का समूह जिसमें समुदाय समाविष्ट करते हैं या रहते हैं, ठीक है, परंतु परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने क्या करते हैं, क्रियाकलाप चलाते हैं, वो क्या कहलाता है, ग्राम कहलाता है। किसके अनुसार? अध्याय 14 का अनुच्छेद 129 का के अनुसार, धारा 129 का के अनुसार, ठीक, उसको अध्याय 14 का ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका गांव कहलाता है, ठीक है। इसमें निर्वाचक नामावली, इसमें क्या हो, परंपराओं और रूढ़ियों, ये वाला लाइन आपके में होना चाहिए, परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलाप का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। मतलब उसके जन्म संस्कार भी अलग होंगे, मृत्यु संस्कार भी अलग होंगे, सभी परंपरा अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 129 ख, ग्राम या ग्राम सभा का गठन। 129 में बोला गया है ग्राम या ग्राम सभा का गठन, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, हम लोग सामान्य क्षेत्र में देखा था कि यदि एक कोई गांव है, ये गांव है, ये दोनों मिलकर क्या बना, मतलब ये लिखते हैं हम लोग गांव, ये भी हमारा गांव, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, पंचायत या ग्राम पंचायत। पंचायत, इनकी ग्राम सभा लगेगी, तो इनका ग्राम सभा अलग, ग्राम सभा अलग, और इनका भी क्या होगा, ग्राम सभा अलग, ठीक है। दोनों का ग्राम सभा अलग होगा, ये किस कंडीशन में, अगर दोनों मिलकर पंचायत बना। परंतु परंतु यहां एक गांव है, एक गांव है, एक गांव है और एक पंचायत है, ठीक है, एक गांव तो एक पंचायत। तो इस गांव में ही एक से अधिक क्या हो सकते हैं, ग्राम सभा हो सकते हैं, एक से अधिक ग्राम सभा, ग्राम सभा, ग्राम सभा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में मान लो जाए गांव पंचायत है जिसमें 3 प्रकार की जाति रह जाती है, जैसे मान लेते कमार, ठीक है, अबू झमाड़िया, अबू झमाड़ी कमार एक साथ नहीं रहेगा, अपन करते हैं माड़िया, मुड़िया और अबू झमाड़िया,
ये तीनों मिलकर पंचायत एक बनाएंगे, तीनों मिलकर ग्राम सभा भी एक बनाएंगे। परंतु अगर ये चाहे तो माड़िया अपना अलग ग्राम सभा, मुड़िया का अपना अलग ग्राम सभा, अबूझा माड़िया का अलग ग्राम सभा बना सकते हैं। देखो, एक या एक से अधिक ग्राम सभा। क्लियर है? इनकी गणपूर्ति देखते हैं, 1/3, जिसमें कितना हो, 1/3 महिला हो। ठीक है, इसकी अध्यक्षता अनुसूचित जाति का सदस्य होगा। मतलब इसको हमने पिछले क्लासों में पढ़ा कि ऐसा व्यक्ति वो उसी समय गांव में या ग्राम पंचायत में उपस्थित हो और उपस्थित होने के साथ साथ विभिन्न लोगों या ग्राम सभा के सदस्यों के बहुमत से क्या किया जाए, चुना जाए। वो क्या होगा, ग्राम सभा की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। एक चीज यहाँ पे और याद करने वाली बात है, यहाँ पे एक वर्ड है विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी। अब हमने अगर इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि गांव के लिए कौन रहता था, एसडीएम रहता था। जनपद के लिए कौन रहते थे अपने, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, फिर जिला कलेक्टर, फिर कलेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विहित प्राधिकारी क्या रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे। विहित प्राधिकारी कौन रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे। किसके लिए, गांव के लिए, अनुसूचित ग्राम के लिए, जहाँ क्या होता है वो पूरा परंपराओं रूढ़ियों के अनुसार अपना कार्यकलाप होता है। यहाँ के विहित प्राधिकारी कौन रहेंगे, कलेक्टर सर रहेंगे। ठीक है, ये आपको धारा 129 का 129 ख, फिर देखते हैं धारा 129 ग, ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। यहाँ पे ग्राम पंचायत से ज्यादा शक्तिशाली ग्राम सभा रहता है। वैसे सभी जगह सभी ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, जैसे कि बाजार नियंत्रण, मेला, ठीक है, और क्या हो गया, मद्य आदि का प्रबंधन। ये सब किसके अधिकारिक क्षेत्र है, ग्राम सभा के अधिकारिक क्षेत्र। मतलब ग्राम सभा जो रूल बनाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ग्राम पंचायत क्या करेगा, निर्णय लेगा। नेक्स्ट देखते हैं 129 घ, ग्राम पंचायत के कृत्य। स्थानीय योजना, मतलब ऐसे योजना जो राज्य सरकार स्थानीय लोगों के लिए बनाए, जनजातियों के लिए बनाए, उस योजना को क्या करना, एग्जीक्यूट करना। जनजातीय योजना को क्या करना, एग्जीक्यूट करना, कार्यपालन करना, और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करना। ये क्या होगा, ग्राम पंचायत के कृत्य या कार्य। नेक्स्ट देखते हैं 129 अंगा, स्थानों का आरक्षण कैसे होगा, मोस्ट एमपी ना। स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, जितने भी जनसंख्या, मान लीजिए अगर एक गांव में 1000 व्यक्ति है, 1000 व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कि 100 क्या रहेंगे, अबूझ माड़िया मानता हूं मैं, अबूझ माड़िया, ठीक है। 500 की क्या रहेंगे, माड़िया हो गए, और 200 क्या हो गए, मुड़िया हो गए, और उसके बाद अन्य रह गए। ठीक, तो देखिए 100 के लिए 1, इसके लिए 5, इसके लिए 2, ये हो गया आपका जनसंख्या के अनुपात में। परंतु देखिएगा, ये जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सही है, तब तक सही है जहां तक अगर मान लो जाए यहाँ पे एसटी की जनसंख्या अगर 400 भी है ना, 400 भी है, तब भी उनको 5 सीट मिलेगा। अगर टोटल 10 सीट की पंचायत है, पंचायत में कितने सीट है, 10 है, सीट कितने हो गए आपके, 10, ठीक है। और इनको क्या है, एसटी को 50% से कम सीट नहीं मिलेगा, चाहे इसकी जनसंख्या 4 हो, 400 चाहे 200, अगर यहाँ 200 भी है तब भी उनको क्या मिलेगा, 5 सीट मिलना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी। ओबीसी में क्या है, एसटी एससी के 3/4 से अधिक नहीं, मतलब अगर एसटी एससी को कितना मिला, 50% मिला, 50 का 3/4, ये किसके लिए रहेगा, ओबीसी के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आरक्षण। एक चीज और याद रखिएगा, जो अध्यक्ष रहेगा वो सदैव और सदैव क्या रहेगा, एसटी रहेगा। ठीक, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जहां पे एसटी जनसंख्या ही ना हो, ठीक है, वो पर्वतीय प्रदेश के अनुसार हो सकता है यहाँ पे अयोग्य मिले हो, जो भी एसटी हो, या सहमत ना हो किस चीज के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, तो क्या होगा, वहां पे इस विधि को नकारा जा सकता है, किसी अन्य को बनाया जा सकता है। परंतु हर जगह क्या रहेगा, एसटी होना अनिवार्य है उनके लिए, क्या रहेगा। अब अध्यक्ष मतलब जिला के लिए भी, जनपद के लिए और ग्राम पंचायत के लिए भी। ठीक, नेक्स्ट है धारा 129 जनपद तथा जिला पंचायत की शक्ति। इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल जैसे कि जिला जनपद की जो शक्ति है वो सेम टू सेम रहेगी। इसमें क्या रहता है, जल क्षेत्र है, लघु जलाशय है, सार्वजनिक बाजार हो गया जिसको जनपद नियंत्रण करता है, और क्या आता है, वित्तीय प्रबंधन देख लेते हैं,
संचार, संकर्म, जल प्रबंधन, ये सब क्या है, जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियां हैं। शक्ति और कृत्य दोनों सेम सेम रहेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा अध्याय 14 का अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट देख लिया। इस अध्याय से या इस टॉपिक से जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अध्याय 15 देखेंगे। अध्याय 15 के पश्चात आपका पंचायती राज अधिनियम 1993 के पूरे 1 से लेकर 15 अध्याय कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए अब हम अध्याय 15 देखते हैं। अध्याय 15 है निरसन, जो धारा 130 से 132 तक है। पहले निरसन का मतलब समझते हैं। निरसन मतलब होता है कि किसी भी कानून या विधि को अब उसके स्थान से हटाकर किसी भी नियम या विधि या कानून को उसके स्थान पर पुनः लाना, हटाया गया है, अगर किसी को हटा दिया गया उसको फिर से उस स्थान पर क्या लाना या निरसन मतलब निरस्त करना, ठीक है, जो आदेश है उसको निरस्त करना। तो देखते हैं धारा 130 बोलता है निरसन या तथा व्यावृत्ति। मतलब क्या होता है कि निरसन मतलब किसको किसको निरस्त किया गया, व्यावृत्ति मतलब लागू किया गया, मतलब कौन कौन से नियम में अधिनियम को लागू किया। हम लोग जब बीच बीच में चेंज किए, जैसे 5 वर्ष को 7 वर्ष, 7 वर्ष को 2 वर्ष, या जो जुर्माना को चेंज किया गया वो सब किसके अधीन किया गया, निरसन तथा व्यावृत्ति के तहत किया गया, ठीक है। फिर क्या लिखा गया 131 विद्यमान स्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्तियां, मतलब कैसा है कि उनका वेतन कैसा रहेगा, उनका पेंशन कैसे होगा, उसके भत्ते कैसे मिलेंगे, ये सब क्या लिखा गया 131 में लिखा गया, ठीक है। फिर देखते हैं लास्ट 132 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति, ये किसके पास रहेगी, विधानसभा के पास। मतलब हो सकता है कि पंचायत को किसी भी धारा को लागू करने में क्या कठिनाई हो रही है, उस कठिनाई को क्या करेगा, राज्य सरकार देखेगा। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि उस कठिनाई को दूर किया जा सके, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस कठिनाई को क्या रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे। यहां तक हमारा अध्याय 15 कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक पंचायती राज अधिनियम 1993 का संपूर्ण अध्ययन किया। ये आपके एडीओ के लिए, साथ ही सीजीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, 4 अनुसूची के बारे में देखेंगे। उसके पश्चात संवैधानिक पृष्ठभूमि, किसका, संवैधानिक पृष्ठभूमि देखेंगे पंचायती राज का। उसके पश्चात आपके एडीओ के सिलेबस का, पंचायती राज वाला पूरा टॉपिक क्या आता है, कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पंचायती राज वाला टॉपिक है पूर्णतः एडीओ के साथ साथ सीजीपीएससी के लिए उपयोगी है। चलिए थैंक यू, हमारे साथ ऐसी वीडियो में बने रहिए।